डायरेक्ट पॉइंट पर। तो आज आज का टॉपिक है क्लास 10th में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रीमिस जो दी गई है, इसे हम बीपीटी थ्योरम कहते हैं, या हिंदी में आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं। इसे थेल्स प्रमेय के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, आज हम इसे अच्छे से समझेंगे और ये पेपर में आने का इसका बहुत ज़्यादा चांस रहता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रमेय है, बहुत सारे बोर्ड के एग्जाम में आ चुकी है और आने का भी इस साल चांस है। ठीक है, इस प्रमेय को हम सटीकता से पढ़ेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, यदि किसी, ये प्रमेय क्या है वो समझ लीजिए पहले। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, जैसे ये त्रिभुज मैंने लिया है एबीसी, इसमें बीसी भुजा के समांतर एक डीई रेखा मैंने खींची है जो दो भुजाओं को अन्य बिंदुओं पर काटती है। तो इस प्रमेय को समझते हैं पहले हम। क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दो अन्य भुजाएं होती हैं, उस पर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो ये जो दो भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में विभाजित होंगी, यानी समान अनुपात में विभाजित होंगी, यानी कि एडी बटे डीबी और एई बटे ईसी बराबर होंगे आपस में। ठीक है, तो हमें इसमें दिया गया है, इस प्रमेय में हमें दिया है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींचे जो दो अन्य भुजाओं पर आपस में एक दूसरे पर काटती होगी। ठीक है, तो दिया है हमें इस प्रमेय में, थोड़ा बहुत दिया क्या है वो लिख लेते हैं हम पहले। हमें दिया है बीसी के समांतर, बीसी के समांतर दे रखा है डी, ये चीज हमें पता है। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है वो देख लीजिए। हमें सिद्ध क्या करके दिखाना है वो देख लीजिए। सिद्ध करना है ये कि तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, यानी कि जो दो भुजाएं हैं वो ए डी बटे डीबी बराबर होगी ए ई बटे ईसी की। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, ये चीज हमें सिद्ध करके प्रूव करके दिखानी है। ये समांतर दे रखी है हमें, ये बराबर होती है, ये कैसे होती है बराबर, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए हम थोड़ी बहुत रचना करेंगे अपनी तरफ से जिससे हमें सिद्ध करने में आसानी हो। जो कुछ भी हम अपनी तरफ से करते हैं उसे रचना कहते हैं। ठीक है, तो मैं बी को ई से मिलाऊंगा, बी को ई से मिलाऊंगा मैं, और सी को डी से मिलाऊंगा। ठीक है, बी को मैंने सी ई से मिलाया और सी को डी से मिलाया, तो इस चीज को हम लिखेंगे सी बिंदु को डी से तथा बी बिंदु को ई से मिलाने पर, ई से मिलाया, ई से मिलाया, सी बिंदु को डी से तथा बी बिंदु को ई से मिलाया। एक काम हमने ये किया, और एक काम ये करेंगे कि एडी पर लंब डालेंगे, एडी पर लंब डालेंगे हम ई से, और डी से लंब डालेंगे, डी से लंब डालेंगे जो ए ई दिखाई दे रही है उस पर। दोनों कैसे होंगे, आपस में लंब होंगे एक दूसरे को। दिखाई दे रहा सही से कि नहीं? मैंने क्या करा, दूसरी रचना हमने करी, ई से एडी पर लंब डाला, ई से एडी पर लंब तथा ई से एडी पर लंब डाला, और डी से एई पर लंब डाला, डी से एई पर लंब डाला हमने। ठीक है, लंब डाला, इतनी
की रचना हमने अपनी तरफ से करी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम कैसे सिद्ध कैसे किया जाता है, ठीक है। तो जो काम हम सिद्ध करने पर करते हैं उसे कहते हैं हम उत्पत्ति। उस गाड़ी को क्या लिखते हैं, उपपत्ति। उपपत्ति में क्या होगा, जो काम हम सिद्ध करने के लिए करेंगे उसे कहते हैं उपपत्ति, ठीक है। तो देखिए आगे इसमें देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, एडी के अनुपात में बटे में आना चाहिए डीबी, एडी के बटे में डीबी आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो एडीई त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, एडीई का क्षेत्रफल, एडीई का त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल लेंगे तभी तो एडी आधार आएगा। त्रिभुज एडी में देखिए ध्यान से, त्रिभुज एडीई में ऐसे बनना है, ये लंब है ए डी ई, ये है एडीई में। अगर मैं एडीई का क्षेत्रफल लूं तो 1/2 आधार, आधार क्या एडी गुणा लंब क्या है, इन दो बिंदुओं को भी हमें लेना है, जिसे हम एम बिंदु और एन बिंदु कहेंगे। मैंने यहाँ पर उत्पत्ति करी, ई से एडी पर लंब तथा डी से एई पर लंब डाला, उनके बिंदु हमने एम और एन ले लिए, ठीक है। अब देखिए एडीई का क्षेत्रफल लेंगे तो ये क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, तो ये एम माना है तो एम ई हो गया, ये एम ई। तो इसमें एडी आ गया। इसी तरीके से हम ऐसा त्रिभुज लेंगे जिसमें डी भी आ जाए, जिससे अनुपात मतलब एक दूसरे को डिवाइड करेंगे उससे अनुपात में बन जाएगा, ठीक है। तो हम इसी को देख के आगे करते हैं, ठीक है। एडी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार। अब एडी की त्रिभुज में ध्यान से देखो तो आधार क्या होगा, एडी, आधार क्या होगा एडी, और ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई वो होती है जो 90 डिग्री के एंगल पर होती है। तो एम ई क्या हो गया, उसकी ऊंचाई हो गई, ठीक है। ये इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसी तरीके से अब हमें क्या करना है, एडी तो आ गया, इसमें इतना हिस्सा आ गया, इस अनुपात को इसके अनुपात के साथ दिखाना है। तो एडी हमारा आ गया, उसके बाद हमें डीबी लेना है। डीबी लेने के लिए हम बीडीई त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज बीडीई लेंगे, बीडीई का क्षेत्रफल, बीडीई का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए 1/2 आधार, आधार क्या है बीडीई त्रिभुज में आधार डीबी तो है, डीबी आधार हुआ हमारा, और उसकी ऊंचाई दो। ये चीज सही से समझ लेना कि ऊंचाई क्या होगी इसकी, ठीक है। तो देखिए ये त्रिभुज हमारा कैसा बना है वो देख लीजिए पहले। त्रिभुज बनना है हमारा ऐसे, ऐसे बना है हमारा त्रिभुज, जो डी बिंदु ये है, बी बिंदु ये है और ई बिंदु ये दे रखा है। अब देखिए आधार तो ये हो गया इस त्रिभुज में, लेकिन ऊंचाई इसकी ये नहीं होगी, इसकी ऊंचाई ये होगी जो इस पर लंब है, लेकिन जो आगे बढ़ रही है उससे मतलब हमें ये नहीं है कि आगे बढ़ रही है, मतलब ये है कि ऊंचाई वो होती है जो लंब होती है। तो उसे पीछे ले जाने पर देखेंगे तो एम ई इसकी ऊंचाई होगी, एम ई इसकी ऊंचाई होगी, जो ऊंचाई होगी वो पीछे जाकर मिलेगी, लेकिन हम त्रिभुज ये लिया है हमने, ठीक है। अब इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, जो यहाँ से होगी वही तो ऊंचाई होगी इस त्रिभुज की। ये नहीं होगा कि यहाँ से तिरछी ऊंचाई ले ली, ये तिरछी ऊंचाई होती है, ऐसे तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी इस त्रिभुज की बी डी ई वाले त्रिभुज की ऊंचाई हमें यहाँ पे आके मिलेगी, जिसे हम एम ई कहेंगे। क्या कहेंगे, एम ई। 1/2 आधार तो ये हो गया इसी त्रिभुज से मिल गया, लेकिन ऊंचाई आगे जाके मिलेगी, इसलिए उसे एम ई ले लिया। तो समीकरण नंबर 2 मान लेंगे इसे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखिए इसी तरीके से हम क्या करेंगे, देखो ये साइड इसमें एडी आ गया पहले वाले समीकरण में, दूसरे में आ गया डीबी। अब एडी और डीबी आ गया, इसका अनुपात हम कर लेंगे एक दूसरे को डिवाइड करके। इसी तरीके से एई और ईसी आ जाए, उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम त्रिभुज लेंगे एई, त्रिभुज एई
का क्षेत्रफल क्या होगा देखिए 1/2। आधार क्या होगा एडी त्रिभुज में, ध्यान से देखेंगे तो एडीई या एईडी त्रिभुज में इसका क्षेत्रफल क्या होगा देखिए वही वाला त्रिभुज है दोबारा से। तो अब की बार क्या करेंगे हम ये वाला लंब लेंगे जो डी एन एन डी या डी एन है, ठीक है। तो 1/2 आधार क्या होगा एई आधार होगा इसका, एई क्या होगा आधार, और इसका ऊंचाई क्या होगी एन डी होगी, इसकी ऊंचाई क्या होगी एन डी होगी, तो एन डी इसकी ऊंचाई होगी, ठीक है। समीकरण 3 मान लेंगे इसे। इसी प्रकार से अब देखो एई आ गया इस त्रिभुज में आराम से, एडी एई आ गया। अब एई के साथ में क्या आना चाहिए ईसी आना चाहिए। तो त्रिभुज अब की बार लेंगे हम, जैसे इधर की साइड लिया था वैसे इधर लेना है, सीईडी ले लेंगे इधर की साइड का त्रिभुज सीईडी। सीईडी का क्षेत्रफल क्या होगा सीईडी का क्षेत्रफल पहले वाले त्रिभुज की तरह सेम टू सेम उसी की तरह करना, कुछ नहीं करना, ठीक है। तो बाकी अलग से कुछ नहीं करना। आधार क्या होगा ईसी आधार होगा इसका, ईसी आधार होगा इसका, और ऊंचाई क्या होगी ऊंचाई इसकी तरह ही पीछे जाके मिलेगी एनडी इसकी ऊंचाई होगी, एनडी ऊंचाई होगी। चौथा समीकरण हो गया ये, समझ में आ गया होगा समीकरण 4 कैसे बने। अब देखिए हमें क्या करना है एडी के बट्टे में डीवी दिखाना है, एडी के बट्टे में डीवी दिखाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देना पड़ेगा, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देना पड़ेगा। तो आगे कैसे लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है। आगे देखिए एडीई का क्षेत्रफल क्या है 1/2 आधार एडी गुणा ऊंचाई एमई बटे में 1/2 आधार डीवी गुणा में ऊंचाई एमई। देखो 1/2 से 1/2 कट गया, एमई से एमई कटी, बचा क्या एडी बटे डीवी। देखो हमें ये लेके आना था तरीके से आ गया आराम से, ऐसे समीकरण नंबर 5 मान लेंगे, ठीक है। आगे इन दोनों समीकरणों को कर दिया हमने आपस में, अब इन दोनों समीकरणों को करेंगे आपस में, ठीक है। तो समीकरण 3 को 4 से भाग कर देंगे, समीकरण 3 डिवाइड बाई समीकरण 4, ठीक है। समीकरण 3 को समीकरण 4 से भाग करेंगे, कैसे लिखा जाएगा जैसे ये लिखा है वैसे ये लिखा जाएगा जो बचा है समीकरण 3 और समीकरण 4। समीकरण 3 है त्रिभुज एईडी का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज सीईडी का क्षेत्रफल, सीईडी का क्षेत्रफल जो हमने निकाला था वो लिखेंगे 1/2 आधार एई ऊंचाई एनडी बटे में 1/2 आधार ईसी गुणा में ऊंचाई एनडी। देखो एनडी से एनडी कटेगा इसमें भी, 1/2 से 1/2 कटेगा, एई बटे ईसी आ गया, एई बटे ईसी आ गया। समीकरण नंबर से 6 मान लेंगे। आया समझ में? समीकरण 5 और समीकरण 6 कैसे बने समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान से एक चीज सुनेंगे, आगे देखो ध्यान से। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता दीजिए, जिससे मैं अगर इस वीडियो में तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि लाइव वीडियो तो नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है। तो अगली जो मैं कोई वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बता दूंगा, अगर किसी का कोई डाउट रहेगा तो, ठीक है। या उसके लिए सेपरेट वीडियो दोबारा से बना के डाल दूंगा, ठीक है। कमेंट करके बता दीजिए, जिससे बता सकूँ मुझे कैसे पता चलेगा वरना कि आपको समझ में आया है या नहीं आया, ठीक है। तो आगे देखो, अब देखो ये 5वां समीकरण और 6वां समीकरण हमें मिल गया, एडी बटे डीएम मिल गया और एई बटे ईसी मिल गया। अब हमें इन दोनों को बराबर कैसे दिखाएंगे ये चीज समझना है हमें, जो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। हमें एक चीज
हमने छोटी क्लासों में पढ़ी है, जब कोई दो समांतर रेखाएं होती हैं और उसके बीच में समान आधार में कोई भी त्रिभुज बने, समान आधार में कोई त्रिभुज बने तो उसका क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। ये चीज हम पहले छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं, यानी कि 9th 8 और 7th वगैरह में हम पढ़ चुके हैं ये चीज कि जब किसी दो समांतर रेखाओं के बीच में कोई समान आधार में कोई त्रिभुज बनता है तो उसका क्षेत्रफल कैसा होता है, आपस में बराबर होता है। एक त्रिभुज हो, चाहे दो त्रिभुज हो, चाहे तीन त्रिभुज हो, चाहे चार हो, उनके क्षेत्रफल आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो देखो यही चीज हमें यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ये रेखा इस रेखा के समांतर है, हमें दे रखा है ये BC समांतर है DE के, और BE समांतर है BC समांतर है DE के, तो इस ये BDE त्रिभुज और CED त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। या ऐसे देख लो BDC त्रिभुज और BEC त्रिभुज, इनके क्षेत्रफल आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो देखो इसी चीज से हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना नोट कीजिए पहले, तो उसके बाद थोड़ा मिटाना होगा क्योंकि एक बार में बोर्ड पे नहीं आएगा। नोट कीजिए फटाफट। नोट कर लिया, देखिए आगे हमें पता है कि देखो हमें एक चीज पता होती है, पहले छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं हम कि एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच बना कोण, समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान रहता है, समान। ये चीज हम 9th क्लास या 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसा होता है, समान होता है। तो देखिए समांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं, BC समांतर है DE के, तो इसके बीच में दो त्रिभुज बने हैं। देखो आधार DE है, DE आधार में दो त्रिभुज बने हैं, एक तो DBE बना है, एक DEC बना है। दो समांतर रेखा है ये, और इसमें दो त्रिभुज बने हैं, ये बनना है त्रिभुज, BDC बना है एक त्रिभुज, इसका आधार क्या है, DE है, और DE आधार में दो त्रिभुज बने हैं, एक तो त्रिभुज EDB बना है और एक EDC बना है। अब इनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो BDE त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, त्रिभुज CED के क्षेत्रफल के, त्रिभुज CED का क्षेत्रफल। ये बराबर है, किससे बराबर हुआ है, ये लाइन मैंने ऊपर लिख दी है कि किसकी वजह से ये बराबर हुआ है। तो इसे मान लेंगे समीकरण 7। अब देखिए समीकरण 7 से हम BDE का क्षेत्रफल की जगह पर CED का क्षेत्रफल रखेंगे कि कौन से समीकरण में, समीकरण 5 में। समीकरण 5 में हम एक त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह पर दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल रखेंगे, जैसे हमने बराबर ये लिखा है। ठीक है, BDE का क्षेत्रफल लिखा है हमने, इसके बराबर त्रिभुज CED का क्षेत्रफल के बराबर। तो हम त्रिभुज जो समीकरण 5वां है हमारा, चलो ये नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद करूंगा, उसके बाद अगर उधर जगह कम है इस वजह से बन नहीं पाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, मैं आकर साफ कर दूंगा। ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए, वीडियो रोक के वैसे नोट कर लीजिए, और बहुत ज्यादा बढ़िया है। कोशिश करते हैं इसी पे आए, दोबारा समझाऊँ, समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो 500 समीकरण है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 7वां 5 से, समीकरण 7वां
5 से। देखिए समीकरण 7वां 5 से क्या करेंगे, समीकरण 7 से हम त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल CED के क्षेत्रफल के बराबर है, तो BDE के क्षेत्रफल की जगह CED का क्षेत्रफल समीकरण 5 में रख देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में पहले था हमारा BDE का क्षेत्रफल इसके, तो अब इसकी जगह पर CED का क्षेत्रफल आ जाएगा, CED का क्षेत्रफल आ जाएगा। और ये क्यों लाए हैं हम, ये अभी बताते हैं, ये क्यों लिखा है ये समझ में आ जाएगा। देखो मैंने BDE के क्षेत्रफल की जगह पर CED का क्षेत्रफल लिख दिया। अब देखिए जो बना है हमारा, जो बनके तैयार हुआ है, वो नीचे वाला जो समीकरण 6वां बना था वो समीकरण 5 के बराबर हो गया। अब ये नया समीकरण बन गया कौन सा, अब ये देखो पहले ये किसके बराबर था, AD बटे DB के, AD बटे DM के, AD बटे DM, सॉरी AD बटे DM नहीं है, AD बटे DB है, AD बटे DB है, क्योंकि AD के बटे में DB बचा था, यहाँ पर गलती से DM लिख गया था, ठीक है, AD बटे DB था ये। अब देखो यहाँ पर ये चीज बदल गई, समीकरण 7 की वजह से मैंने यहाँ से 7 में BDE की जगह पर CED लिख दिया। अब ये समीकरण बदल गया, ये इसके बराबर हो गया, समीकरण को हम समीकरण नंबर 8 मान लेंगे। अब देखो ध्यान से, समीकरण 8 में देखो ये क्षेत्रफल जो लिखे हैं बटे में, सही बटे में, अंश बटे हर में, वो देखो इसके बराबर दिखाई दे रहा होगा सेम टू सेम। जब ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों क्षेत्रफल बराबर हो गए, आपस में बराबर दिखाई दे रहे हैं, तो इनकी जो राइट हैंड साइड है AD बटे DB और यहाँ पर AE बटे EC दे रखा है, वो आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, समीकरण 7वां 8 से, समीकरण 7वां 8 को ध्यान से देखेंगे, 7वां 8 से वो दोनों को ध्यान से देखेंगे तो हमें दिखाई देगा AD बटे DB बराबर हो गया है हमारा AE अपॉन EC की। और ये चीज हमें सिद्ध करके दिखानी थी, ये चीज हमें सिद्ध करके दिखानी थी। तो देखिए ध्यान से, सब कुछ जो कुछ हमने किया था वो क्या किसके लिए किया था, AD बटे DB लाने के लिए, बराबर में किसके, AE अपॉन EC की। अब देखो जो कुछ भी किया है वो चीज आपको मैंने करके दिखाई। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आई तो एक बार दोबारा से जल्दी से देख लीजिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम देख रहे थे आज थेल्स प्रमेय, जिसे हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं, इंग्लिश में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं, जिसे शॉर्ट में हम BPT थ्योरम भी कहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के नजरिए से, ठीक है। तो इसे हम आज देखने वाले थे और मैंने आपको करके भी दिखाया, इसे एक बार दोबारा से देख लीजिए। तो मैंने सबसे पहले एक त्रिभुज बनाया था, क्योंकि ये पूरी प्रमेय है वो त्रिभुज के रिगार्डिंग है, ठीक है। ये प्रमेय क्या थी, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर वृत्तछेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दो भुजाओं पर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए, तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है या काटती है, एक ही बात है, ठीक है। तो ये चीज हमें सिद्ध करके दिखानी थी कि एक त्रिभुज की समांतर एक रेखा खींचे तो वो दो त्रिभुज की दो भुजाओं पर अलग अलग काटती है, वो समान अनुपात में होते हैं, ये सिद्ध करके दिखाना था। तो हमें दिया था, क्या दिया है कि BC समांतर DC, BC के समांतर DE एक रेखा दे रखी है, सिद्ध करना था AD बटे DB, जो AD वो AB भुजा और AC भुजा को काट रही थी D बिंदु और E बिंदु पर, तो ये वाला हिस्सा इसके अनुपात में होगा और ये वाला हिस्सा इसके अनुपात में होगा और दोनों बराबर होंगे, तो ये सिद्ध करके हमें दिखाना था। तो AD बटे DB लिखा है, देखो AE अपॉन EC लिखा है, ये बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। अब ये बराबर सिद्ध करके दिखाने के लिए हमने थोड़ी सी रचना करी अपनी तरफ से, कि C बिंदु, जो C बिंदु है उसे हमने D बिंदु से मिलाया है और B बिंदु को E बिंदु से मिलाया है, दिख रहा होगा। C बिंदु को D बिंदु से मिलाया है और B बिंदु को E बिंदु से मिलाया है। और दूसरी रचना की है, E से AD पर लंब डाला है, E से AD पर लंब डाला है, AD दिखाई दे रहा होगा, और E से लंब डाला है, इस पर लंब डाला है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाएगा, 90 अंश का कोण बनाएगा।
और क्या कर रहा है, डी से ए पर लंब डाला, डी से ए जो रेखा है उस पर लंब डाला है, लंब डाला यानी 90 का कोण बनाया, एन बिंदु मान लिया, एम और एन दोनों के बिंदु मान लिया हमने, ठीक है। अब जो कुछ भी हल करने के लिए करते हैं उसे कहते हैं उपपत्ति, क्या कहते हैं, उपपत्ति कहते हैं उसे, जो सॉल्यूशन होता है उसे उपपत्ति बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया है, हमें क्या करना है, एडी और डीबी बटे में लानी है, तो सबसे पहले ऐसा काम करेंगे जिससे एडी हमारा मिल जाएगा। तो त्रिभुज एडीई देखिए ध्यान से, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल लिया है, सबसे पहले त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल लिया, उसमें देखो त्रिभुज, अब देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के दो तीन फॉर्मूले होते हैं, उसमें हमने इस त्रिभुज में हमें लंब दिखाई दे रहा है, इस त्रिभुज में लंब दिखाई दे रहा है, उसके लिए सबसे आसान फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो वही फॉर्मूला हमने यूज करके इसका क्षेत्रफल निकाला है। 1/2 आधार क्या है, एडीई त्रिभुज में एडी आधार है, देखो एडी लाना था हमें, वो आ गया इसमें, और ऊंचाई क्या है, एम ई इसकी ऊंचाई, जो लंब होती है वो ऊंचाई होती है त्रिभुज की, ठीक है, एम ई इसकी ऊंचाई होगी, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। त्रिभुज बीडीई, अब देखो हमें डीबी लाना है, तो क्या करेंगे, एक त्रिभुज बीडीई बनना है उसे ले लेंगे, त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल लिया तो 1/2 आधार क्या होगा, बीडी आधार होगा इस त्रिभुज का, और ऊंचाई होगी इसकी जो लंब होगी, अब थोड़ा पीछे जाने पर हमें लंब दिखाई दे रहा है इस त्रिभुज का, लंब वो होता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है, वो बता चुका हूं मैं, तो लंब क्या होगा इसका, एम ई इसका लंब हो गया, समीकरण तो डाल दिया। इसी तरीके से हम इधर की साइड लेंगे, सेम टू सेम कोई काम करेंगे, कुछ नहीं करना है, ए ई डी का क्षेत्रफल लेंगे, ए ई डी का क्षेत्रफल लिया तो उसी की तरह निकालना है, 1/2 आधार क्या होगा उधर की साइड का, ए ई आधार होगा, ए ई आधार हो गया, और लंब क्या होगा, एन डी इसका लंब होगा, एन डी हमने लंब लिख दिया, तो देखिए एन डी लंब हो गया, समीकरण 3 हो गया। इसी तरीके से सी ई डी त्रिभुज लेंगे, सी ई डी त्रिभुज का क्षेत्रफल लिया 1/2, आधार क्या है, ई सी इसका आधार है, ऊंचाई क्या है इसकी, तो थोड़ा आगे बढ़ने पर एन डी इसकी हमें ऊंचाई मिल गई, तो समीकरण 4 बन गया। अब देखो ध्यान से, हमें क्या करना था, इन दोनों भुजाओं के जो हिस्से हैं ये एडी और डीबी, इनको अनुपात में लाना है, तो क्या करना करेंगे जिससे अनुपात में आ जाए, एडी और डीबी अनुपात में लाने के लिए हम समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देंगे, तो हमने समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग किया, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल आया बटे में बीडीई का क्षेत्रफल आया, जो हमने क्षेत्रफल है वो लगाए, 1/2 से 1/2 कटा, एम ई से एम ई कटा, एडी बटे डीबी बचा, जो समीकरण 5 हमने डाल दिया, एडी बटे डीबी लाना था, आ गया, समीकरण 5 डाल दिया, आगे देखो समीकरण 3 को 4 से भाग किया, क्योंकि हमें ए ई के बट्टे में ई सी लाना है, तो ए ई डी का क्षेत्रफल लेगा, त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल लेगा, दोनों के मान लगाए, 1/2 से 1/2 कट गया, पहले वाले की तरह एन डी से एन डी कटा, ए ई अपॉन ई सी आ गया, समीकरण 6 डाल दिया, इतना काम हमारा क्लियर हो गया, ठीक है, बटे में लाने थे आगे। अब इन्हें बराबर में कैसे लाएं वो चीज सोचनी है, तो हमने 9th क्लास में एक क्या कहते हैं प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच त्रिभुजों, जो बीच त्रिभुज बनते हैं उनके क्षेत्रफल कैसे होते हैं, समान होते हैं, एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं, ये चीज हमने 9th क्लास में पढ़ी थी। तो देखो ये दो समांतर रेखाएं हैं, अब इसमें एक ये आधार ले लिया मैंने डीई, इस आधार पर दो त्रिभुज बने हैं, ई डी बी बना है और डीई सी बना है, दो त्रिभुज बने, इनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, तो मैंने वही लिख दिया, बीडीई का क्षेत्रफल, बीडीई का क्षेत्रफल बराबर होगा सीईडी के क्षेत्रफल, सीईडी के क्षेत्रफल। अब देखो ये समीकरण 7 डाल दिया, इससे क्या किया मैंने, समीकरण 5 में देखो ध्यान से, इसमें बीडीई का क्षेत्रफल लिखा हुआ है, बीडीई के क्षेत्रफल ये गया, अगर मैं सीडीई का क्षेत्रफल लिख दूं तो देखो ये दोनों ये देखो ध्यान से, ये और ये आपस में बराबर हो जाएंगे, ध्यान से देखोगे तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे, तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे फिर, और जैसे ही ये आपस में बराबर होंगे हमारा जो हमें प्रीमियस सिद्ध करनी है वो आपस में सिद्ध हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने इसकी जगह पर उठा के ये रखूंगा समीकरण 5 में, तो समीकरण 7 व 5 से जो भी किया है वो यहाँ पर कर दिया, उसके बाद ये चीज तो वही रहेगी, 8वां समीकरण से मान लिया हमने। अब समीकरण 8 और जो समीकरण 7 नहीं समीकरण 6, समीकरण 6 होगा यहाँ पर, ठीक है, समीकरण 6 हुआ 8 से, समीकरण 6 हुआ 8 से क्या किया हमने, दोनों में
LHS बराबर है तो RHS अपने आप बराबर हो जाएगी, तो RHS और RHS बराबर लिख दें, ये हमें प्रूव करके दिखाना था, तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड या सिद्ध हुआ या इति सिद्धम, जो भी जैसा जिसे अच्छा लगे लगा सकता है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आई होगी अच्छे से। प्रमेय मैंने सरल से सरल तरीके में समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, नहीं समझ में आई हो तो एक कमेंट करके भेज दीजिए, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपको कोई दिक्कत ऐसी जगह आ रही है जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, वो उसके सॉल्यूशन में किसी ना किसी तरीके से आपके पास भेज दूंगा। ठीक है, इस प्रमेय को अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिससे बोर्ड में आए तो आप अच्छे से कर सको और अच्छे नंबर प्राप्त कर सको। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रमेय मैथ के अंदर जो हाई स्कूल क्लास में 10th क्लास में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रमेय है ये। ठीक है, धन्यवाद।